सो हेलो दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूँ कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन काफ़ी आसान है बच्चों। ये नया वाली टॉपिक है तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा ये फोर्स है बच्चों जो सभी चीज़ों पे लगता है। आप जो भी करते हैं उसमें फ्रिक्शन तो लगता ही है। तो काफ़ी ईजी है बच्चों। फ्रिक्शन को समझा जा सकता है रियल वर्ल्ड से भी, ठीक है। तो चीज़ें इसमें बहुत आसान है और छोटा सा टॉपिक है बच्चों। इसमें सवाल करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है, ठीक है। तो इसको किया जा सकता है काफ़ी आसानी से, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग फ्रिक्शन एक्चुअली में होता क्या है। अगर आपको सवाल करना है, अगर आपने देखा हो फ्रिक्शन तो हर जगह है बच्चों। चल रहे हैं तो फ्रिक्शन के कारण चल रहे हैं, गाड़ी चलते चलते रुक रही है तो फ्रिक्शन के कारण रुक रही है ना। कहेंगे नहीं नहीं, रुक रहा है ब्रेक लगाने के कारण। तो ब्रेक और रिंग के बीच में भी फ्रिक्शन ही हो रहा है और ग्राउंड भी फ्रिक्शन ही लगा रहा है। तो कहीं भी देखेंगे तो फ्रिक्शन ही लग रहा है बच्चों, फ्रिक्शन ही लग रहा है, ठीक है। तो हर जगह ये लगता है तो समझना आसान होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन को एक्चुअली हम डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे बता सकते हैं कि when two surfaces are come in contact, अगर वो कांटेक्ट में आते हैं, देन दे अप्लाई अ हॉरिजेंटल फोर्स। हॉरिजेंटल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ऑन द सरफेसेज ऑफ वो सिस्टम बोल सकते हैं, सरफेसेज ऑफ सिस्टम, ठीक है। और हॉरिजेंटल फोर्स ऑन सरफेसेज ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड, वही आर कॉल्ड भी लिख सकते हैं, फ्रिक्शन। अगर दो सरफेसेज बच्चों, एक सरफेस ये है, मान लेते ये ब्लॉक है और ये रखा हुआ है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे रखा हुआ है तो बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगी। ये भले ही चल नहीं रहा हो फिर भी फ्रिक्शन लग रही है। किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो भी फ्रिक्शन के कारण ही रुका हुआ है। अगर हम इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, एफ इक्वल टू जीरो है, तो ये चलेगा ही नहीं, चल ही नहीं रहा है, ठीक है। फोर्स नहीं लगा रहा है तो नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा फोर्स भी लगाएंगे फिर भी नहीं चलेगा। मान लेते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा सा बस रुका हुआ है, बस पे हम अकेले धक्का लगाएंगे तो चलेगा? बस पे धक्का लगाएंगे अकेले, कोई बस रुका हुआ उस पर जाकर धक्का लगाइए, चलेगा? नहीं चलेगा यार, क्योंकि आप उतना फोर्स ही नहीं लगा पा रहे। जितना इसको फोर्स लगाना है उससे चलने लगे, उतना आप फोर्स ही नहीं लगा पा रहे हैं। आने समझ में? कोई दीवार है, दीवार को आप फोर्स लगाइए, जैसे ब्लॉक रखा हुआ है आपके घर में, बक्सा होगा, बक्सा को अकेले आप फोर्स लगाइए, क्या वो चलता है? चलता है तो आप बहुत ताकतवर है ठीक है। नहीं चलता है तो इसका मतलब उसको और फोर्स लगाने की जरूरत है, उस बक्से पे और फोर्स लगाने की जरूरत है ताकि वो चल जाए। हम उतना फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं जिससे कि वो चले, तो रुका होगा फ्रिक्शन के कारण। आ रहा समझ में? ठीक है, ये होती है फ्रिक्शन बच्चों, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। एक बहुत आसान सा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। अगर ये है और इस पे बच्चों एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक पे बच्चों इस ब्लॉक पे शुरू में हमने जो फोर्स लगाया है वो 1 न्यूटन का लगाया है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट द ब्लॉक मूव, व्हेन 10 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन ब्लॉक देन मूव। अगर ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जाए और उससे ज़्यादा लगा दिया या उससे ज़्यादा भी लगा दिया जाए तो ये चलने लगेगा। 10 पे तो चलेगा ही, और 10 से ज़्यादा लगाएंगे तो चलेगा ही। तो 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, चलेगा? नहीं चलेगा बच्चों। तो इस पे बच्चों एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लग जा रहा होगा, पीछे की तरफ, ये भी 1 न्यूटन का। फ्रिक्शन क्या होता है ना, फ्रिक्शन ऐसा समझिए ना, ब्लॉक पे धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का, तो चल ही नहीं रहा है, क्योंकि उस पर और लगाने की जरूरत है। इसका मतलब फ्रिक्शन भी उतना लग जा रहा होगा। 1 न्यूटन फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लग जा रहा है। यहाँ पे अगर 2 न्यूटन लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 न्यूटन का फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है ना। पीछे की तरफ उतना लग जा रहा है, जितना आप इतना लगा रहे हैं उतना ही इधर भी लग जा रहा है। 3 न्यूटन का लगाएंगे तो 3 न्यूटन का इधर भी लग जाएगा, भाई चलेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे करते 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 अगर आप 9 न्यूटन का लगा दें फोर्स, अगर आप बच्चों इस पे कितना न्यूटन का फोर्स लगा दें, 9, क्योंकि 10 पे ये इस कहा जा रहा है कि चल जाएगा। 9 न्यूटन का फोर्स लगा दें तो ये भी 9 न्यूटन का लग जाएगा,
क्यों बोला गया कि 10 न्यूटन फोर्स लगाने से चला जाएगा? क्योंकि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 10, ये बोला गया है इसके द्वारा। फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 न्यूटन का ही लगेगा। फ्रिक्शन बच्चों फोर्स है, तो एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक पे वो दिया गया है कि 10 न्यूटन का ही लगेगा। अगर हमने 9 न्यूटन का फोर्स जो इधर लगा दिया, ये फोर्स है इधर लगा दिया, तो फ्रिक्शन भी 9 न्यूटन लग जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन का लगा देंगे, तो इस पे भी इधर की तरफ 10 न्यूटन का लग जाएगा पीछे की तरफ। ये तो चाहेगा ना, फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि हम रोक के रखें ऑब्जेक्ट को, हमें चलाने देना थोड़ी है। तो पीछे की तरफ भी 10 लगा देगा। और जैसे ही 10.001 लगा दिए, थोड़ी सी ज़्यादा लगा दिए, थोड़ा सा और लगा दिए, तो ये ब्लॉक का मूवमेंट होने लगेगा इधर की तरफ v वेलोसिटी से। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था? मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन, उतना ही तक ये रोकेगा। इससे ज़्यादा हुआ तो ये रुकेगा ही नहीं, तो रुकेगा ही नहीं। इसके आगे ऑब्जेक्ट चलने लगेगा v वेलोसिटी से। आ रहा है समझ में? इसके आगे वेलोसिटी से चलने लगेगा ब्लॉक, क्योंकि हम मैक्सिमम 10 ही लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ही 10 है, ठीक है। इससे ज़्यादा लगाएंगे तो चलने लगेगा। होता है ना, लगाते लगाते फोर्स वो चलने लगता है। क्यों चलने लगता है? क्योंकि फ्रिक्शन से आप ज़्यादा फोर्स लगा दिए। फ्रिक्शन जो फोर्स आपने लगा दिया है, अप्लाई किया है, वो फ्रिक्शन से ज़्यादा है। फ्रिक्शन से ज़्यादा है तभी तो आप ब्लॉक को चला पा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था? पहले अप्लाई फोर्स क्या था? जो हम अप्लाई कर रहे थे वो कम था फ्रिक्शन से, तो कम होगा तो नहीं चलेगा, नो मूवमेंट, ठीक है बच्चों, नो मूवमेंट। यहाँ पे मूव हो जाएगा, यहाँ पे मूव हो जाएगा, यहाँ पे नो मूवमेंट होगा। अरे समझ में, ऐसे समझ सकते हैं चीज़ों को। और बच्ची चीज़ आपको मैं बताता हूँ बच्चों, ठीक है, आसान है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी काफ़ी ईजी है। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कि हमने बताया कि फ्रिक्शन जो है ऐसा चीज़ें है लग जाती है ऑब्जेक्ट्स पे। तो इसका कितने तरह का फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है, मैंने तो पीछे नहीं बताया। तो एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेटिक बच्चों। स्टैटिक में एक और पढ़ लेते हैं कि लिमिटिंग होता है, इसी का एक अच्छा सा पार्ट होता है। और काइनेटिक में एक स्लाइडिंग पढ़ लेते हैं, एक रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ लेते हैं, है ना। ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में पहले देख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन देख लेते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है? स्टैटिक मतलब रुका हुआ। स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से क्लियर है। स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से ही रुका हुआ है, रेस्ट वाली। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, इसका मतलब यही हो ना। बताया ना पीछे मैंने बच्चों आपको, ये ऑब्जेक्ट जो था इधर था, इस पे फोर्स लगाए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे, फिर भी ये ब्लॉक नहीं चल रहा था। फिर भी ये ब्लॉक नहीं चल रहा था, क्योंकि इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, तभी ये ब्लॉक नहीं चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रहा था? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए, क्वेश्चन कराएंगे तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। ओके बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो हम फोर्स लगाए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे, और फ्रिक्शन पीछे लगा जा रहा था, लगा जा रहा था, है ना। पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा जा रहा था, ये भी बच्चों बढ़ता ही जा रहा था। जितना हम लोग फोर्स लगाते जा रहे थे उतना ही ये भी लगता जा रहा था। एक टाइम के बाद ये ब्लॉक चलने लगा था, ठीक है। तो जिस टाइम पे ये ब्लॉक चलने लगता है, तो उस टाइम पे लगने वाला फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, जिस टाइम पर ऑब्जेक्ट जो होता है ना बच्चों चलने लगता है, उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन लग जाता है? लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है ना बच्चों। लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाता है उस टाइम पे, है ना। देखिए यहाँ पे उसके आगे क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन ही तो है। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन करते 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 जब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ है नहीं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, आई थिंक क्लियर होगा। और जो स्टैटिक जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी पे होता है। इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा ना, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का कितना आ जाएगा? म्यू, म्यू लाते हैं, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू क्या? स्टैटिक वाला। तो म्यू यहाँ पे क्या है बच्चों? जो हमने ये कांस्टेंट लाया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं,
ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का बच्चों ये क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, ठीक है, बता सकते हैं ऐसे। और इसका क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है बच्चों, डायमेंशन लेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, वही m0 l0 और t0 होता है, ठीक है। और ना ही कोई यूनिट होता है, नो यूनिट, है ना बच्चों, कोई यूनिट भी नहीं होता है। ऐसे करके समझ सकते हैं, ओके। तो यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन जो था बच्चों, ये चीज़ आ जाता है हमारे पास, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। यही चीज़ें बच्चों जो स्टैटिक में आपने पढ़ा ना बच्चों, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपने पढ़ा कि जब चीज़ें फोर्स लगाया जाता तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाता है। मतलब इस लिमिट के ऊपर मैंने अगर फोर्स लगाया, जैसे अब आप चीज़ों को ऐसे समझ सकते हैं, जब फ्रिक्शन फोर्स था वो किसी ऑब्जेक्ट पे स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो इतना लगता ही रहेगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जो ये फ्रिक्शन जो लगेगा इस पे, वो मैक्सिमम क्या लग सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ही लग सकता है। स्टैटिक मतलब तो रुका हुआ होगा, रुका हुआ है, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ये मैक्स फ्रिक्शन इस पे लग सकता है ऑब्जेक्ट पे, इसके आगे लगा तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। ये चीज़ें समझ सकते हैं, है ना, ये चीज़ें समझ सकते हैं आप बच्चों। और ये जो म्यू हमने बताया, म्यू बताया, वो हमेशा बच्चों 0 से 1 तक ही वेरी करता है, ठीक है। क्यों 0 से 1 तक वेरी करता है, क्यों 0 से 1 तक वेरी करता है, क्योंकि जब जो म्यू होता है ना, वो लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन जो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन नॉर्मल रिएक्शन होता है, हमने ये नहीं बताया। एफएल क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है बच्चों, है ना बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये चीज़ होता है। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है ना, रेशियो जो होता है वो बच्चों 0 से 1 तक ही वेरी करता है ना, 0 से 1 तक ही वेरी करता है इन दोनों का रेशियो, है ना, इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए म्यू का वैल्यू 0 से 1 तक ही आता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं और चीज़ें बताते हैं। तो अभी आपको मैंने ये चीज़ बता दिया, तो अब आते हैं हम, अब आते हैं हम किस चीज़ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन पे, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है बच्चों, मतलब काइनेटिक मतलब चीज़ें जब चल रही हो, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तब, जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तब तो फ्रिक्शन चेंज हो जाएगी ना। ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन लग रही थी, ऐसे करके इधर फोर्स लगा रहे थे, इधर फ्रिक्शन इस पे लगे जा रही थी, लगे जा रही थी, है ना बच्चों। और फ्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी, फोर्स बढ़ा रहे थे तो फ्रिक्शन भी बढ़ते जा रही थी। तो ठीक है, ऐसा चीज़ हो रहा था। लेकिन जब लिमिटिंग फ्रिक्शन आया, जब ये ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, जब ये ऑब्जेक्ट बच्चों वी वेलोसिटी से चलने लगा, है ना, इसमें कोई एक्सेलरेशन आ गया, तो इस पे जब अब फ्रिक्शन लगना डिफरेंट हो जाएगा, जो स्टैटिक था ये अब यहाँ पे नहीं रहेगा, है ना। अब फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमने ज़्यादा का फोर्स लगा दिया, फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब ऑब्जेक्ट चलने लगा, और अब बच्चों फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे किसका काम आएगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, अब लिमिटिंग भी नहीं करेगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे काम करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का एक ही रोल है कि टू अपोज द relative velocity between the surfaces of objects, है ना बच्चों। ऑब्जेक्ट्स के बीच के जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको अपोज करना होता है, जो सरफेसेस के बीच में लग रहा हो। जैसे कि हमने बताया कि अब ये ऑब्जेक्ट चलने लगा, है ना बच्चों, ये अब ऑब्जेक्ट क्या होने लगा, चलने लगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से चलने लगा, वी वेलोसिटी से चलने लगा, ठीक है। तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा ना, वो बच्चों काइनेटिक लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का काम क्या है, ये अपोज करता है रिलेटिव वेलोसिटी को, अपोज करता है, ठीक है ना। इधर इसका फोर्स लग रहा है, मतलब इधर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, तो इधर की तरफ इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड है बच्चों, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखें, देखिए ऐसे कर देते हैं और ये ब्लॉक ऊपर बना देते हैं, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जा किधर रहा है, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर, मतलब ब्लॉक इधर मूव कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव तभी लगेंगे ना, उसी के रिस्पेक्ट में लेना होगा, इसके रिस्पेक्ट में चीजें इधर जा रही है, अरे समझो बच्चों। तो इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करना है, इसके रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा देगा,
ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगा देगा, है ना बच्चों। जो ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, जो काइनेटिक लगेगा, वो पीछे की तरफ लगा देगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करना है। रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करना है तो पीछे की तरफ लगाएगा। अब जो एम मास का ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो उसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड किधर की तरफ जा रहा होगा, पीछे की तरफ ग्राउंड जा रहा होगा। मैं दौड़ रहा हूँ तो मेरे को क्या लगेगा कि ग्राउंड पीछे जा रहा है। मैं दौड़ रहा हूँ स्पीड में तो मुझे क्या लगेगा कि ग्राउंड पीछे जा रहा है। तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे जा रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन अपोज करना है तो आगे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये वाला यहाँ, यही वाली यहाँ, है ना। ऐसे चीज़ों को समझना है। पता चला बच्चों, जो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट पे किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, और ग्राउंड पे के ऊपर किधर लग रहा है, आगे की तरफ। अलग अलग लग जाता है ना। ये दोनों का वैल्यू सेम होगा, फ्रिक्शनल फोर्स तो दोनों सेम होगा क्योंकि सरफेसेज पे यही दोनों लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन देख रहे हैं, इस पे इधर लग रहा है और इस पे इधर लग रहा है। क्योंकि इसकी टेंडेंसी जाने की इधर है तो लगा देंगे इधर, इसकी इधर जाने की टेंडेंसी है तो लगा देंगे इधर, है ना। ऐसे देखना है, ऐसे देखना है, रिलेटिव लेना है, हमेशा रिलेटिव सोचना है ना, तब सही होगा। ठीक है, आगे और चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। ये तो बेसिक में बताया, और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, है ना बच्चों। क्वेश्चन करना जरूरी होगा। ओके, तो यहाँ पे भी वही बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो एफ के है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो एफ के जो आता है वो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है ना। म्यू वही कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या है बच्चों, ये कोफिशिएंट है ना। तो उसी के कारण ये आता है एफ के। ओके, आसान है बच्चों। अगर यहाँ तक आपने समझ लिया तो आगे और चीज़ें चलते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में एक और था बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या था, रोलिंग था और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन था। तो स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन भी आसान ही है, उसको चीज़ों को आप ऐसे चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, है ना। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने काइनेटिक फ्रिक्शन बताया, तो इसके आगे क्या है, उसमें दो चीज़ें था ना बच्चों। पीछे आपने देखा होगा कि एक स्लाइडिंग था और एक बच्चों रोलिंग था। दो लग रहा था ना फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो ये भी चीज़ें आसान है बच्चों, ये भी चीज़ें आसान है। जब चीज़ें चल रही हो, जब चीज़ें घर्षण कर रही हो, रगड़ रही हो, आपस में रगड़ रही हो, मतलब वही ब्लॉक ऐसे करके सिंपली सरफेस पे चल रही हो, फोर्स लगा रहे हो। इस पे क्या हो रहा हो कि ग्राउंड पे बच्चों कोई गाड़ी चल रहा हो, जैसे ये कार चल रहा हो, तो इस पे बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, है ना। इस पे बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ फोर्स एफ लगा रहा हो। तो इसमें बच्चों क्या होता है ना कि इसमें बच्चों चलने लगती है चीज़ें। ये चक्के पर देखना होता है, चक्का देखना होता है, चक्का जब ऐसे मूव कर रहा हो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाती है रोलिंग फ्रिक्शन में। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में वही चीज़ है बच्चों। जैसे कि आपने पीछे देखा, घर्षण हो रहा होगा, ये ग्राउंड होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा जिस पे फोर्स एफ लग रहा हो। तो वही तरीका से आप देख सकते हैं कि इधर की तरफ इस पे फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक वाला इधर लग जाएगी, और इस पे बच्चों इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक वाली ऐसे लग जाएगी। ठीक है, आसान है। तो आगे और इसमें देखें तो रोलिंग में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कांटेक्ट में आती है चीज़ें, यहाँ पे ये जो कांटेक्ट में आ रही है, इधर इसका वेलोसिटी v होता है ना। हटा के दिखाता हूँ बच्चों आपको। ठीक है, ऐसे हो रहा है वो चीज़। अगर मैं इस पे फोर्स आगे लगा रहा हूँ, अगर इस पे मैं फोर्स आगे की तरफ लगा रहा हूँ, मतलब एक्सेलरेटर दिया जा रहा हूँ, बाइक समझिए, बाइक पे हमने क्या किया, एक्सेलरेटर दे रहे हैं, तो पीछे वाली जो होगी, ये पीछे वाली चक्का है, पीछे वाली चक्का बच्चों पीछे की तरफ ऐसे ऐसे मूव करेगी, है ना। पूरा ये इधर की तरफ ऐसे करके मूव करेगी, इधर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो इस पे बच्चों जब इस पे ये फोर्स लगा रही है, ये वाली फोर्स है, ठीक है, तो इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगी, क्योंकि रिलेटिव मोशन को अपोज करना है। क्योंकि ग्राउंड बच्चों, ग्राउंड जो है वो रेस्ट पे है ना, तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगाएगी, एफ काइनेटिक। आ रहे समझ में, ऐसे करेगा। और जब यही चीज पे मैं फोर्स लगाना बंद कर दूं, एक्सेलरेटर देना बंद कर दूं, तब क्या होगा, एक्सेलरेटर देना बंद कर दूं, फिर भी ये इधर की तरफ मूव करेगा, मूव तो करेगा ही, लेकिन फोर्स देना हम बंद कर दिए, एफ जो देना था वो बंद कर दिए। तो अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये जा इधर रहा है, जा इधर रहा है,
रोल कर रहा है इधर, बट फ्रिक्शन इस पे पीछे ही लगेगा, और ये फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं, आर। आ रही चीजें समझ में? समझिए बच्चों, फोर्स लगा रहे थे, एक्सेलरेटर दे रहे थे, तब तो इस पे वेलोसिटी इधर की तरफ पूरा चक्का नच रहा था गोल गोल, है ना। यहाँ पे फोर्स लगा है, फोर्स एक्टिंग, फोर्स स्टॉप्स, यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है ना। जब फोर्स एक्ट कर रहा हो तो इसको जोर से इसको घुमाने वाला कोई है बच्चों, घुमाने वाला है, यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे घुमाने वाला फोर्स है, इसके कारण फ्रिक्शन इस पे आगे लग रहा होगा। लेकिन जब हमने फोर्स देना ही बंद कर दिया, फोर्स दे ही नहीं रहे हैं, भले ही ऐसे घूम रहा होगा, एक्सेलरेटर देके छोड़ दिए तो घूम रहा होगा अपने आप से, बाद में रुक जाएगा, लेकिन जब घूम रहा होगा तो भी फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। यहाँ आगे था लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। अरे समझो, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा बच्चों, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है। आई थिंक क्लियर होगा। और यहाँ पे बच्चों ये रोलिंग है तो आर लिख देते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, जो फ्रिक्शन रोलिंग होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन अपॉन रेडियस हो जाता है, रेडियस ऑफ ये व्हील का रेडियस, ठीक है, जो चक्का होगा। तो इसी को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाता है म्यू टाइम्स नॉर्मल अपॉन रेडियस हो जाता है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे व्हील का रेडियस लेना पड़ता है, यहाँ पे व्हील का रेडियस लेना पड़ता है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे आर आ रहा है। बाकी में तो आपने देखा होगा ऐसे होगा, तो आर लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में बोला जाए तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा, नहीं बोला जाए तो आर नहीं लीजिएगा, सिंपल। तो देख सकते हैं, अगर आप अगर बच्चों यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, रेडियस अगर मैंने बढ़ा दिया तो रोलिंग फ्रिक्शन कम हो जाती है, इसीलिए तो चक्का का उपयोग किया जाता है इसीलिए चक्का का उपयोग किया जाता है। हम ऐसे मोशन क्यों नहीं कराते, सब गाड़ी का चक्का गोल क्यों ही होता है, क्योंकि गोल करने से अगर रेडियस हमने बढ़ा दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा तो गाड़ी जल्दी जल्दी चलेगी, है ना। ऐसे होता है चीज़ें, ठीक है बच्चों, क्लियर होना चाहिए, चीज़ें क्लियर होना चाहिए को, ठीक है। नहीं है तो बच्चों क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, समझिए चीज़ों को। यहाँ पे जब यहाँ पे ब्लॉक को हमने ऐसे करके रखा था, यहाँ पे बच्चों ब्लॉक को, मासेम को फोर्स लगा रहे थे हम, फोर्स बढ़ाते जा रहे थे, फोर्स बढ़ाते जा रहे थे बच्चों, फिर भी ये ब्लॉक नहीं चल रहा था, क्योंकि इधर भी इस पे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे एफ बढ़ा रहे थे। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जा रहा है, मतलब शुरू में तो जीरो था, रेस्ट पे था, तो क्या था बच्चों, ब्लॉक रेस्ट पे था, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा था। यह है अप्लाइड फोर्स, ये वाली बड़ा वाला एफ, और ये है बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, छोटा वाला एफ। तो शुरू में तो सब रेस्ट पे था, जब हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, फोर्स लगाते गए, देखिए फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है इधर की डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। मतलब यहाँ तो ग्राफ है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते 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 हम फोर्स बढ़ाते गए, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता गया। एक मोमेंट पे आता है जहाँ पे लिमिटिंग आ जाती है, जहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। एक टाइम के बाद फ्रिक्शन भी इससे नहीं रोक पाता है, वो एक पॉइंट है, लिमिटिंग है, एफ लिमिटिंग है ना बच्चों, ये लिमिटिंग समझ सकते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जब लगने लगता है ना, वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट में धीरे धीरे वेलोसिटी आने लगती है। धक्का दे रहे हैं किसी पे, धक्का देते जा रहे हैं, तो एक मोमेंट के बाद वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, धीरे से चलना स्टार्ट करता है, धीरे से। तो यहीं पे बच्चे ये लिमिटिंग के बाद वाली चीज़ आ जाती है। तो इसके बाद चीज़ें धीरे से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे फिर चलने लगती है। और फिर अगर लगाते रहते फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, तो बच्चों वो चलता ही रहेगा कांस्टेंट से, कांस्टेंट फ्रिक्शन उस पर लगता ही रहेगा, चलता ही नहीं रहेगा। जब तक फोर्स लगा रहा है तब तक वो काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण चलता रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। यहाँ तक लिमिटिंग समझ गए होंगे। लिमिटिंग के बाद धीरे से पुश करने से चलने लगता है, तो चलने के बाद फिर काइनेटिक का रोल आ जाता है। तो काइनेटिक में क्या होता है बच्चों, फोर्स लगाए रहते हैं और ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसके कारण ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट फोर्स लगाने से कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्राफ में ऐसे ऐसे क्यों नहीं आया, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम धक्का लगा देते हैं ना, धक्का लगा देते हैं तो शुरू में धक्का लगाने में भार बहुत पड़ता है, लेकिन जब उस चलने लगता है तो कम धक्का लगा के भी उसे चला सकते हैं, है ना। रियल लाइफ में भी आपने देखा ही होगा बच्चों आपने, ठीक है, आसान है यार। तो एक चीज़ और अगर मैं बताना चाहूँ कि जैसे मान लेते हैं कि किसी प्लेन पे, जैसे बच्चों हम चलते हैं बच्चों, तो हमारा एक पैर यहाँ पे ऐसे होता है
और एक पैर बच्चों हम लोग ऐसे चलते हैं, पता नहीं कैसे चलते हैं। ऐसे करके चलते हैं, ऐसे करके चलते हैं, पता नहीं कैसा मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके चलते हैं। तो एक जब हम चलते हैं ना, तो एक पैर जो पीछे वाला होता है हम पीछे की तरफ धक्का देते हैं। देखे होंगे आपने, मैं पीछे की तरफ धक्का देता हूँ तभी तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, तभी तो मैं आगे तरफ यहाँ पे पीछे की तरफ मैंने इसको धक्का देता हूँ ना बच्चों, धक्का देता हूँ धरती को, तब हम आगे की तरफ यहाँ पे भाग पाते हैं। अरे समझ में। तो जब हम धक्का दे रहे हैं तो एक्शन रिएक्शन टाइप का फोर्स लग रहा है ना बच्चों, यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगता है, फ्रिक्शन भी लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन भी लगता है। तो जब हम इधर पीछे की तरफ इस पे धक्का दे रहे हैं ना, तो हम आगे की तरफ चल जा पाते हैं, फ्रिक्शन भी यहाँ पे लगता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, हम पीछे की तरफ इस पे धक्का दिए तो हमारा मोशन कैसे, किस टाइप का होगा, हमारा मोशन इस टाइप का होगा, हम आगे की तरफ बढ़ पाए। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो इधर लगने वाला फोर्स होगा, इस पे इधर लगने वाली फोर्स होगा, जो हम पीछे की तरफ धक्का दिए ये फोर्स लगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस पॉइंट को ऊपर ले आते हैं। ठीक है, अगर कोई एंगल हो, मान लेते हैं एंगल थीटा हो, तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं ना पीछे की तरफ, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो इधर की तरफ अगर बच्चों एफ साइन थीटा लग रहा हो, और इधर के बच्चों साइन एफ कॉस ऑफ थीटा लग रहा हो, तो इसके कारण रिलेटिव मोशन को हमें अपोज करना होता है। जब हम चलते हैं ना, तो हम रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। मतलब अगर हम फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको अपोज करने के लिए इधर की तरफ फ्रिक्शन लगाना होगा, इधर की तरफ फ्रिक्शन लगा रहा होगा, है ना। इधर क्या लग रहा है बच्चों, एफ कॉस ऑफ थीटा लग रहा है, एफ कॉस ऑफ थीटा लग रहा है, तो इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, जिसके कारण इसमें मोशन होगा। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि हमेशा मोशन जो होता है, हमेशा जब मोशन फ्रिक्शन जो होता है वो चीज़ों को रोकता है, नहीं बच्चों, हमेशा चीज़ों को रोकता नहीं है। वो फ्रिक्शन कभी कभी चीज़ों को चलाने में भी हेल्प करता है, चीज़ों को चलाने में भी हेल्प करता है ना। अगर आप रुके हो और डायरेक्ट चलना चाहते हो, तो बिना फ्रिक्शन के आप कैसे चल पाए, नहीं चल पाइएगा। लोग सोचते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा चीज़ों को रोकता है, लेकिन साथ साथ में वो चलाने की भी कोशिश करता है। जैसे ये यहाँ पे अगर मैं प्लेन बता दिया हूँ आपको, और यहाँ पे एक मुझे क्या दे दिया है बच्चों, साइकिल है, एक साइकिल है बच्चों, है ना। साइकिल समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एक बच्चों ऐसे करके बैठा हुआ है, बस अब पैर है इसका, और यहाँ से पैडल मारता जा रहा है। एक यहाँ पे पैडल है, और ऐसे करके पकड़ा हुआ है हैंडल। ठीक है, तो ये अगर साइकिल चला रहा है बच्चों, साइकिल चला रहा है, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि हम पैडल जब मारते हैं तो यहाँ पे एक होती है ना, ऐसे क्या होती है, चेन होती है। तो चेन के कारण जब हम यहाँ पैडल मारते हैं, तो ये आगे की तरफ चक्का चलने लगता है। अब चक्का जब चलने लगता है ना, तो इस पे फोर्स लग जाती है। वही चीज़ फिर से, इस चक्के पे जब फोर्स लग जाती है, हम फोर्स लगा दिए, उसी के कारण, फोर्स के कारण, है ना बच्चों, इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। अरे समझ में, देखिए इस चक्के पे मैंने फोर्स लगा दिया, इस चक्के पे मैंने क्या किया बच्चों, फोर्स लगा दिया, है ना। तो ये ऐसे करके और स्पीड से मूव करने लगेगा, है ना। चक्का ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो फोर्स जब हमने इधर की तरफ जब पैडल मार रहे हैं, तो फोर्स इस पे पीछे की तरफ ऐसे करके लग रहा होगा ना बच्चों, तभी तो स्पीड में मूव कर रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा होगा इधर इस पे, ये जो फोर्स लग रहा होगा, और ये जो ग्राउंड है बच्चों, तो ग्राउंड का क्या काम, क्या है, रिलेटिव फोर्स को अपोज करना। तो अपोज करने के लिए इधर इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा, है ना, इधर इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा। और आगे वाला चक्का को मैं क्या बताऊं, आगे वाला चक्का पे हम थोड़ी फोर्स लगा रहे हैं, आगे वाला चक्का पे हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ध्यान से देखिए, आगे वाला चक्का तो अपने आप चल रहा है। आगे वाला चक्का तो अपने आप चल रहा है ना, हम तो फोर्स पीछे वाला पे लगा रहे हैं। समझ में आ रहा होगा। हम चेन पे जब लगाते हैं, पैडल मारते हैं, तो हम फोर्स पीछे वाला चक्का पे ही लगा रहे हैं, आगे पे नहीं लगा रहे हैं। तो फोर्स पीछे वाला पे लगा रहे हैं, तो इस पे नहीं लग रहा होगा, इस पे नो फोर्स, और इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग, फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है बच्चों, है ना। इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये बस रोल कर रहा है। इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस पे बच्चों फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, जब हम कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं,
जब हम कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, ये चल किधर की तरफ रहा है, इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ। आ रहा समझ में, समझ में आना चाहिए। यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं हम, यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, लग ही नहीं रहा है फोर्स, बस ये चल रहा है, बस ये चल रहा है, इस पे फोर्स नहीं लग रहा है। तो चल रहा है इधर, तो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर। आ रहा समझ में, आ रहा है समझ में बच्चों। और जब हम वेन पैडलिंग, यहाँ पे देखिए वेन पैडलिंग, जब हम पैडलिंग कर रहे हैं, और नो पैडलिंग में क्या होगा, जब हम पैडलिंग नहीं करेंगे तब क्या होगा बच्चों, सोचिए। जब हम लोग पैडलिंग नहीं करेंगे तब क्या होगा, देखिए चीजें बदल जाएगी। फोर्स तो पहले लगेगा नहीं, क्योंकि हम पैडलिंग नहीं कर रहे हैं, हम पेडलिंग नहीं कर रहे हैं बच्चों, पेडलिंग नहीं कर रहे हैं तो फोर्स लग नहीं रहा होगा, फोर्स नहीं लग रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगेगा, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ ही तो लगेगा। सॉरी, जब हम पेडलिंग कर ही नहीं रहे हैं, सॉरी बच्चों, हम पेडलिंग नहीं कर रहे हैं, हम चलाएं, साइकिल चलाएं और उसको छोड़ दिए, उस पर बैठे और उसको पैडलिंग करना छोड़ दिए, तो हम बढ़ते तो आगे की तरफ है, चक्का नच आगे की तरफ रहा है, ऐसे करके नच रहा है, दोनों चक्का ऐसे करके नच रहा होगा, है ना। लेकिन हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फोर्स नहीं लगा रहे हैं और हम चल आगे की तरफ रहे हैं, तो चक्के पे फ्रिक्शन किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, है ना, फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा होगा। जब हम पेडलिंग कर ही नहीं रहे हैं, हम बस पेडलिंग करके छोड़ दिए, तो फोर्स हम लोग जा आगे की तरफ रहे हैं, तो हमने पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, चक्के पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, तभी तो पेडलिंग नहीं मारते तो आगे जाके रुक जाते हैं। क्योंकि बच्चों चक्के पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, वो पीछे की तरफ लग रहा है, और जब हम पेडलिंग करते रहते हैं तो हम क्यों नहीं रुकते हैं, क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगता है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हमें चलाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं दोनों तरफ रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं ना, तो चक्के को पीछे की तरफ हम फेंकते जा रहे हैं। पेडलिंग करते हैं तो चक्का पीछे की तरफ नचता जाता है, मतलब पीछे की तरफ कोई फोर्स उसको लग रहा है, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ उसको धक्का दे रहा है। अरे समझ में, ऐसे समझिए, ये है बच्चों चीज़ें, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमें चलाने में भी मोशन करता है, हमेशा रोकता नहीं है, चलाता भी है, ठीक है। तो आगे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन, तो काफ़ी आसान आसान से सवाल है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, है ना बच्चों। देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है जहाँ पे ट्रक है, अच्छा एक ट्रक दे दिया है, ऐसे है ना बच्चों, एक ट्रक है, ये चल रहा है आगे की तरफ, तो यहाँ पे एक हमने ब्लॉक रख दिया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ट्रक म्यू दिया हुआ है, और बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास इतना केजी प्लेस्ड, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, इसके, है ना, कोई ट्रक जाता है तो उस पर ब्लॉक रख देते हैं, मास सेम है, इसका फ्रिक्शन मुझे दे दिया है म्यू, जो म्यू होता है ना उस सरफेस का होता है ना बच्चों, तो 0.6 है, और म्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, मैंने बताया था, ठीक है। इफ ट्रक बोल रहा है कि इफ ट्रक इज एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ इतना, ट्रक का कुछ एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। देन फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक पे क्या हो लगेगा, समझिए बच्चों। ये ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक है बच्चों मास एम का, हम इसको सूडो फोर्स से कर लेते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन सूडो फोर्स आसान बनाता है ना चीज़ों को। तो हम यहाँ से अगर खड़े होकर देख रहे हैं तो ये ट्रक इधर की तरफ जा रहा होगा, अगर हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो ट्रक इधर की तरफ जा रहा है ना बच्चों, ट्रक इधर की तरफ जा रहा है, तो ये जो मास एम है ब्लॉक, ये भी इधर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसी पे जाकर बैठ जाएंगे। अगर हम इसी पे बैठ गए तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि बच्चों पीछे की तरफ हम फेंके जा रहे हैं, हमें लगेगा कि पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, है ना बच्चों, स्यूडो फोर्स जिसको बोलते हैं, है ना, स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो अब पीछे की तरफ तो लग रहा होगा फोर्स, तो हम तो गिर जाएंगे, लेकिन इसी के कारण इस सरफेस पे आगे की तरफ एक और फ्रिक्शनल फोर्स लगा जो इसको रोक के रखेगा, तभी तो ये बैलेंस रहेगा, तभी तो बोल रहा कि देन फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, है ना। अगर कोई, जैसे हम, है ना बच्चों, समझ में आना चाहिए आपको, मैं समझा रहा हूँ, तो ट्रक पे कोई चीज़ रखा हुआ है तो नहीं चलता है आगे तरफ, तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है, तो पीछे की तरफ क्यों लग रहा है, क्योंकि पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स, तो ये लगा दिया, तो ये इधर की तरफ लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके सरफेस के बीच में आगे की तरफ लग रहा होगा, तभी तो ये बच्चों बैलेंस रहेगा, तभी तो ये गिरेगा नहीं। अगर ये नहीं लगेगा तो फोर्स इधर की तरफ गिर जाएगा, समझिए ना, म्यू इसका 0 हो जाए, ये स्मूथ हो जाए, तो ये आगे बढ़ जाएगा और ये यहीं पे गिर जाएगा, ये ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा ट्रक, और ये यहीं पे यहीं का गिर जाएगा, है ना। लेकिन कुछ फ्रिक्शन है, म्यू है, तो बच्चों ये कुछ फ्रिक्शन लगा के इसको ले जाएगा साथ में, गिराएगा नहीं। तो कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, मैंने बताया था आपको बच्चों,
म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होता है। और ये यहाँ पे सरफेस है, मान लेते हैं इसी का ट्रक का सरफेस है, ओके। mg लग रहा होगा नीचे, mg। मास इसका 1 kg दिया था, है ना बच्चों, 1 kg का दिया हुआ था। तो म्यू कितना 0.6 है इंटू नॉर्मल रिएक्शन, m 1 kg, g 10 हो गया। तो 6 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बच्चों आगे की तरफ, 6 न्यूटन का लग रहा है। और पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, m है, m कितना है 1, एक्सेलरेशन है 5, तो 5 न्यूटन का फोर्स इस पे पीछे की तरफ लग रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स आगे 6 न्यूटन का। समझिए बच्चों, जब फ्रिक्शनल फोर्स 6 न्यूटन का लग रहा है तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स पूछा गया है, तो 6 न्यूटन हम यहाँ पे टिक कर देंगे, 6 न्यूटन हम टिक कर देंगे, जो कि गलत है। हम बोलेंगे ऐसा क्यों, हम तो निकाला, हमने फार्मूला लगा के निकाला है, इसलिए गलत है। बोल रहा कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा ब्लॉक पे। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो स्टैटिक वाली वो होती है, वो क्या होती है बच्चों, सेल्फ एडजस्टिंग होती है, खुद को एडजस्ट करते रहती है। नहीं बताया था, जब ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो, तो खुद को बढ़ाता जाता है, खुद को बढ़ाता जाता है, खुद को बढ़ाता जाता है, लेकिन समझ रहे, खुद को बढ़ा घटा रहा है, मतलब खुद वेरिएबल है। तो इस ब्लॉक पे जब ये इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा था 5 न्यूटन का, और इधर इसका फ्रिक्शनल फोर्स 6 न्यूटन का है, तो 6 से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ये इधर उधर मूव कर पाएगा। लेकिन इसको रुके रहने के लिए 5 न्यूटन भी रहेगा तो ये रुका रहेगा, मिनिमम 5 न्यूटन भी रहेगा अगर फ्रिक्शनल फोर्स, तो भी ये रुका रहेगा, क्योंकि हम इतना ही का फोर्स लगा रहे हैं। आ रहा समझ में? समझिए बच्चों, समझिए ना, चीज़ों को समझ में आएगा। ये है, इधर की तरफ हम कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इधर की तरफ इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, हम इस पे 5 न्यूटन लगाए, हमें मैक्सिमम दिया हुआ है, एफ मैक्सिमम कितना है बच्चों, ये 6 न्यूटन का है, तो हम 5 लगाए तो ये भी 5 लग जाएगा, ये भी 5 लग जाएगा। अगर हम फोर्स का वैल्यू 5 से 6 कर दें तो ये भी 6 लग जाएगा, ये भी 6 लग जाएगा। लेकिन जैसे ही 6 से आगे बढ़ाए तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम 6 है ना, इसका मैक्सिमम 6 है। तो इसके आगे अगर 6 से आगे हमने लगाया फोर्स तो ये ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, चलने लगेगा। तो हमें मिनिमम कितना फोर्स, 5 न्यूटन ही, हमें मिनिमम कितना फ्रिक्शन लगेगा 5, क्योंकि 5 मैक्सिमम है। यहाँ पे देख सकते हैं एफ इक्वल टू एम ए में 5 ही मैक्सिमम इसका फोर्स है, तो जितना फोर्स है उतना ये लग जाएगा। ये फोर्स के कारण चेंज होता है फ्रिक्शन, फोर्स 5 है तो ये भी 5 ही रहेगा। 6 कब लगेगा, जब ये 6 लगेगा। फोर्स के कारण फ्रिक्शन चेंज होता है, यहाँ पे 5 लग रहा है तो 5 ही फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अगर यहाँ पे हमें 7 न्यूटन फोर्स लगाना होता, 7 न्यूटन फोर्स लग रहा होता और फ्रिक्शन 6 ही लग रहा होता, तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चल जाता, है ना, उस टाइम पे ब्लॉक जो है रुकता नहीं, वो चलने लगता। लेकिन अगर ये 6 है, ये तो ज़्यादा है ना, और अच्छी बात है ना, तो फोर्स 5 ही लग रहा है, हमारे पास फ्रिक्शन 6 का है, मतलब ऑब्जेक्ट तो रुका ही होगा, 6 पे भी रुका होगा, 5 पे भी रुका होगा, 6 पर भी रुका होगा, 5 पे भी 5 न्यूटन लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, तभी रुका होगा, तब भी रुका ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम 5 ही न्यूटन का हम फोर्स लगा। तो हम बोल रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स, देन फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे मतलब मिनिमम ही पूछता है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा बच्चों तो मिनिमम ही पूछता है, तो मिनिमम बच्चों हम 5 ही न्यूटन का लगाएंगे पहले, है ना, 6 तो और अच्छी बात है, लेकिन 5 मिनिमम है, ठीक है। चीज़ों को ऐसे समझना है। एक वैसा ही सवाल बच्चों, वैसा ही 2 kg का मास है, फ्लोर पे रखा हुआ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस का वैल्यू मुझे दे दिया है 0.4। फोर्स दे दिया मुझे 2.5 न्यूटन का, अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ठीक है, ये फोर्स इधर लग रहा है 2.5 न्यूटन का बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। इस पे फोर्स इधर लगा रहा हूँ, फोर्स इधर लगा रहा हूँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, सिंपल, स्टैटिक है। तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स पहले देख लेना होगा, तभी तो बता पाएंगे कि कितना फोर्स लगाने पे ये चलने लगेगा, ठीक है। तो इस पे बच्चों mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, मास कितना है, मास कितना है बच्चों 2 kg का है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू जो कि 0.4 है इंटू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब mg2g। तो बच्चों 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ। सोचो ना, 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है और आगे हम 2.5 ही न्यूटन का लगा रहे हैं। तो बच्चों इतना लगाने पे भी ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमें 8 से ज़्यादा लगाना होगा, फोर्स 8 से ज़्यादा, तभी तो ये चल पाएगा। हम 8 भी लगाएंगे तो भी नहीं चलेगा, 8 से ज़्यादा थोड़ा सा लगाना होगा तब चलेगा, है ना, 8 से ज़्यादा लगाना होगा
तो इतना पे नहीं चलेगा। तो अभी इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा, इतना फोर्स लगा रहे हैं, तो ये तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो 2.5 लगा रहे हैं तो ये भी 2.5 लग जाएगा, अगर 3 लगा रहे होते तो ये भी 3 लग जाता, सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। लेकिन 8 के ऊपर इसका सेल्फ एडजस्टिंग खत्म हो जाएगा, क्योंकि 8 के ऊपर इस पर लगेगा ही नहीं, मैक्सिमम ही 8 है ना। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, हमें भले ही इतना मिल रहा है, लेकिन अभी जो फोर्स के कारण है, फोर्स लग रहा है 2.5 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी खुद को एडजस्ट कर लेगा, सेल्फ एडजस्ट कर लेगा बच्चों, खुद को एडजस्ट कर लेगा और खुद ही 2.5 न्यूटन का लगा देगा। आ रहा है बच्चों समझ में? तो 2.5 न्यूटन आएगा यहाँ पे, ना कि 8 न्यूटन। चीज़ों को समझना है, ठीक है, समझना है चीज़ों को बच्चों, ठीक है। एक सवाल और है, आप कर सकते हैं खुद से। ब्लॉक है मास m का रफ सरफेस पे लिफ्ट में। अच्छा, एक लिफ्ट दिया हुआ है, लिफ्ट में हमने क्या किया है, लिफ्ट, आपने लिफ्ट तो यूज किया होगा जाने के लिए स्कूल वगैरह, स्कूल नहीं मतलब कॉलेज, हम कॉलेज में हैं तो कॉलेज में लिफ्ट देते हैं ना नीचे से ऊपर आने के लिए, ठीक है। एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का बच्चों, ठीक है, तो रफ सरफेस है, ठीक है, म्यू दे दिया है, इसका कुछ होगा म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोल रहा है कि बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर म्यू है। इट लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। पहले तो ऐसा है, लिफ्ट क्या होता है कि फ्री फॉल्स हो जाता है। अगर मान लेते बाई चांस कभी हुआ कि लिफ्ट गिर गया, लिफ्ट गिर गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जी से गिरेगा, जी से ही तो गिरेगा। जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आता है तो हमें हल्का फील होता है, हल्का क्यों होता है, लेकिन हल्का क्यों फील होता है, लेकिन क्योंकि जी एपरेंट जो होता है, या फिर इसको ए एपरेंट भी बोल सकते हैं, जी एपरेंट भी बोल सकते हैं, वो क्या होता है, वो जी में से कुछ एक्सेलरेशन माइनस हो जाता है ना। ये जो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ड्यूरिंग फॉलिंग, जब लिफ्ट नीचे गिर रहा हो तब का एक्सेलरेशन है, कितना एक्सेलरेशन से गिर रहा हो। यहाँ पे तो बोल रहा है कि फ्रीली फॉल हो गया मतलब जी से ही गिर रहा है, यहाँ तो बोल रहा है जी से ही गिर रहा है। द ब्लॉक इज पुल्ड हॉरिजेंटली, तब हमने ब्लॉक को इधर की तरफ खींच दिया ये फोर्स लगा के। जब ये गिर रहा होगा तो हमने इधर की तरफ ब्लॉक को खींच दिया। व्हाट विल द फ्रिक्शनल फोर्स, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बता सकते हैं। जब यहाँ पे जी डैश क्या बताता है, एपरेंट, एपरेंट एपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना बच्चों, एपरेंट एक्सेलरेशन। तो ये बच्चों आप समझ सकते हैं कि जी डैश जो होता है जी माइनस ए होता है। ये क्या होता है, जिससे हम चीज़ों को नीचे गिराते हैं। तो यहाँ तो फ्रीली फॉलिंग करा दे रहे हैं, मतलब हम जी से ही गिरा रहे हैं। तो जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी जो हम लेते हैं माइनस जी, जिससे हम गिरा रहे हैं, इसी से तो गिरा रहे हैं, तो जीरो। जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि जब लिफ्ट जब गिरता है ना, अगर जी से लिफ्ट गिर गया तो आपको लगेगा कि आप पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, आप भी फ्रीली फॉल करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो जब हम किसी चीज़ को प्रेस ही नहीं कर रहे हैं, हम लिफ्ट पे फ्रीली फॉल हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी हवा में, ये लिफ्ट भी हवा में, क्योंकि दोनों जी से है, दोनों जी से ही गिर रहा होगा, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही नहीं, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही नहीं, क्योंकि कोई प्रेस ही नहीं करेगा। ये भी जी से गिर रहा होगा, ये भी जी से गिर रहा होगा। तो जी से गिरने में कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। हम पेन को ऊपर से छोड़ दिए तो इस पर कोई नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, देखिए कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, जब हवा में होगा नहीं लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन लग ही नहीं रहा तो जीरो हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन होता है एम इंटू जी डैश, तो जी डैश ही जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो गया, तो ओवरऑल नहीं लगेगा। तो ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, देखते हैं। काफ़ी आसान है बच्चों, ये भी आसान है। बोल रहा है कि टॉप व्यू दिया हुआ है, ऊपर से हम देख रहे हैं, एक टेबल है, टेबल का सरफेस हम ऊपर से देख रहे हैं। जैसे हम ये ऊपर से देख रहे हैं बोर्ड को, आप लिखते हैं तो ऊपर से लिखते हैं, तो ऊपर से चीज़ों को देख रहे हैं। तो ऊपर से यहाँ पे क्या है, 10 kg का ब्लॉक है, इधर 40 न्यूटन से खींचा जा रहा होगा, इधर 40 न्यूटन से खींचा जा रहा है। इस टेबल का म्यू दे दिया है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताना सिंपली बता सकते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पे इधर की तरफ लगा रहे हैं 40 न्यूटन, नीचे की तरफ लगा रहे हैं 40 न्यूटन, तो इसका जो नेट फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा 40√2 न्यूटन का। मैं ऐसे कैसे बता दिया, क्योंकि दोनों बच्चों 90 डिग्री पे है ना, तो √40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इतना ही आएगा। ठीक है, और ये जिस सरफेस पे है, ये जिस सरफेस पे रखा गया है बच्चों, उस सरफेस का हमें म्यू दे दिया है 0.5 का। तो इस ब्लॉक पे कुछ लग रहा होगा ना बच्चों, फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, नेट फोर्स देखना है, नेट फोर्स इधर की तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इसी के अपोजिट में इधर लग रहा होगा, है ना।
फ्रिक्शनल फोर्स भी इसी के अपोजिट में इधर की तरफ लग रहा होगा, और अभी तो सेल्फ एडजस्टिंग की तरह ही लग रहा होगा। तो हम बता सकते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो म्यू हमें दे दिया है 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, मास है 10 kg का। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, mg मतलब कि 10 इंटू 10, 9.8 नहीं 10 ही लेना है। तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बच्चों 0.5 इंटू नॉर्मल कितना 10 गुने 10। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो हमें लगाना होगा, लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पे, वो है बच्चों 50 न्यूटन का। अभी जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। और इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है इतने का। दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है बच्चों? अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए आप 40 इंटू रूट 2 का वैल्यू तो 1.42 होता ना, ऐसा कुछ। तो 14 मिनट है, 14 के बाद 14 चौके 56, अप्रॉक्स 56 न्यूटन के आसपास। तो ये फोर्स ज़्यादा है, हम लगाने वाले फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन आएगी। रोकने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स 85 है और लगने वाला फोर्स कितना है 56 न्यूटन का। तो ऑब्वियसली यार हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा ना, तो चल जाएगा तो कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों, वो चीज़ें आपको बतानी है। तो 40√2 मतलब कि 56 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन बराबर MA। ये कैसे लिखा, ये फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिखा। तो 56 6 न्यूटन बचेगा, 6 न्यूटन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 10 kg का, एक्सेलरेशन A हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का लगभग वैल्यू 0.6 न्यूटन सॉरी मीटर पर सेकेंड आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। आ रहा समझ में बच्चों, ये चीज़ आपको समझना होगा, है ना, ऐसे चीज़ें करते हैं। एक और बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, ये किया जा सकता है ना, आसानी है, जो कि लास्ट सवाल भी है। फाइंड आउट द मिनिमम, मिनिमम फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन ब्लॉक वर्टिकली। इस पे वर्टिकली, इस ऑब्जेक्ट पे ये ऐसे दिया हुआ है और ये सरफेस ऐसा है, तो बोल रहा है इस पे वर्टिकली ऊपर से कितना फोर्स मिनिमम लगाया जाए। मिनिमम फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक वर्टिकली अप डाउनवर्ड नीचे की तरफ, सो डैट ब्लॉक डजंट मूव, ब्लॉक मूव ना करे। क्यों, क्योंकि इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ना इस पे 100 न्यूटन का। देखिए तो भाई 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये तो इधर की तरफ भागेगा, लेकिन हम ऊपर से कितना चाप दे, कितना फोर्स लगा के चाप दे कि ये ऑब्जेक्ट उधर मूव ही नहीं करे, कितना फोर्स लगाना होगा देख लेते हैं। इस पे ऑब्वियसली फ्रिक्शन इधर की तरफ लगना होगा, 10 kg का है, नीचे mg लग रहा होगा 10g, ऊपर इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ये चीज़ें तो कर सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग जाएगा बच्चों, वो चीज़ें हमें निकालना है। पहले देख लेते हैं, अगर हमें इस डायरेक्शन में जैसे हमको क्या करना है, इस डायरेक्शन में फोर्स तो बैलेंस करना ही पड़ेगा ना बच्चों, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि इधर तो मूव नहीं हो रहा है, ये फोर्स तो हम लोग ज़्यादा इधर लगा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इसको इक्वेट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ना बच्चों, ये ऊपर वाली तीर इक्वल टू नीचे वाली प्लस नीचे वाली। तो ऊपर वाली तीर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो लग रहा है फोर्स प्लस 10g, इतना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स से दबा रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, म्यू दे दिया मुझे 0.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस 10g है। ठीक है, बोल रहा है कि मूव नहीं होने देना है, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं होने देना है, मतलब कि इसका 100 न्यूटन इसको फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर ही होना चाहिए, तभी तो मूव नहीं होगा। अगर 100 न्यूटन ज़्यादा लग जाए फ्रिक्शनल फोर्स से तो बच्चों ये मूव कर जाएगा, ये मूव हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 100 न्यूटन को हमें फ्रिक्शनल फोर्स से इक्वेट करना होगा, ताकि फ्रिक्शनल फोर्स उसको चलने ना दे, है ना, इक्वेट ही तो करना होगा। तो 100 न्यूटन इक्वल टू 0.5 इंटू एफ प्लस, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, हाफ हो जाएगा तो 200 इक्वल टू एफ प्लस 10g मतलब 100 हो जाएगा। तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास 100 न्यूटन का। ऊपर से भी हमें 100 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, ये ऊपर से भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब ये ऑब्जेक्ट इधर उधर मूव नहीं करेगा, मतलब इधर इधर मूव नहीं करेगा। डेटा था, डेटा के अकॉर्डिंग 100 आ रहा है तो 100 ही आंसर हो। ठीक है, आसान है बच्चों, करेंगे सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।